हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हन ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। देखो, जैसे कि आपको मालूम है कि उत्तराखंड में हम लोगों ने परीक्षावाणी सीरीज को दोबारा स्टार्ट किया है, जो बीच में रुक गई थी। और इसी परीक्षावाणी सीरीज में हम लोग देखकर चल रहे हैं यहाँ पर जी, परीक्षावाणी सीरीज को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जी, अध्याय नंबर 6 को वन आंदोलन और वन्य जीव। यहाँ पर जी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो उत्तराखंड में आने वाली परीक्षा है 9 जून को आबकारी, और उत्तराखंड में एलटी का एग्जाम होना है, और उत्तराखंड में हम लोग देखकर चलते हैं यहाँ पर अपर पीसीएस होना है। उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है अध्याय नंबर 6 उत्तराखंड वन आंदोलन और वन्य जीव। इसी चैप्टर में से हम लोग देखते हैं हर बार प्रश्न बनकर आते रहते हैं, इसलिए ये चैप्टर हम लोग बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं यहाँ पर जी। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने बीच में से काम स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग से नहीं किया था। बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सबसे पहले उसे उठाया था हम लोगों ने, राष्ट्रीय उद्यान वाले को। अब उसी टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं, समाप्त करके फिर स्टार्टिंग में आएंगे हम लोग इस चैप्टर के जी। अब देखो जरा, हम लोग उसी चैप्टर पर पेज पर आते हैं। जरा ये रहा जी, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, आप लोग परीक्षावाणी में उसी टॉपिक को स्टार्ट करना जी। आगे वन्य जीव हम लोग लिखा है, देखो वन्य जीव एवं संरक्षण, ये लिखा है यहाँ पर जी टॉपिक जी। वन्य जीव एवं संरक्षण का टॉपिक लिखा है। ये बातें हमने सारी पढ़ ली थी कि प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र 1935 का है, वन्य जीवहार में मिले हो गया था। वन्य जीवहार था मोतीचूर और देहरादून में था। 1983 में राष्ट्रीय उद्यान में समाहित हो गया था। सारी बातें हो चुकी थी। आज हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं जी, इस बुक पर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा तो पहले पिछला लेक्चर देखना इस क्लास का, और तब जाकर के इस टॉपिक को स्टार्ट करना आगे। वहां पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों ने निकाल के दिए हुए। तो बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। अब राष्ट्रीय उद्यान हम लोग देखें, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। अब राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र होता है, चलो मैप में दिखा दे जरा हम लोग जी यहाँ पर जी। जैसे हमने कहा ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, जो देहरादून में फैला है, इधर नीचे हरिद्वार में और इधर पौड़ी गढ़वाल में। तो देहरादून राजाजी नेशनल पार्क और हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में फैला पड़ा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अब इसी एरिया को, यहाँ तक का एरिया है देहरादून का, हरिद्वार का, पौड़ी का, क्यों लिया? इसका लेने का कारण यह है कि देहरादून में इधर भी, हरिद्वार में इधर भी राष्ट्रीय उद्यान और कहीं भी तो ले सकते थे। तो यहाँ पर नेशनल पार्क क्यों बना है? यहाँ पर नेशनल पार्क उस क्षेत्र को घोषित किया जाता है जहां पर अधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब जैव विविधता क्या होती है? हमने कहा इस एरिया में अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु रहते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रजाति रहते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं। अधिक प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे वहां पर, सागौन का भी है, शीशम का भी है, पीपल का भी है, बड़ का भी है, चीड़ का भी है, साल के भी, बहुत प्रकार के वृक्ष मिलेंगे। साथ में अनेक प्रकार के जीव मिलेंगे वहां पर जी। चूहा भी है, साथ में हम लोग देखें सांप भी है वहां पर जी, बाज भी रहता है, हिरण भी रहता है वहां पर जी, साथ में शेर भी रहता है, हाथी भी रहता है। तो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां वहां पर निवास करती है जी। तो हम लोग देखते हैं जहां पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, वहां पर जीव रहते हैं वहां पर। और देखो, उनके बचाव करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए हम लोग देखते हैं जहां पर अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है वहां पर संरक्षण योजना भी चला देते हैं जी। हम लोग देखते हैं उनका संरक्षण बचाव करने के लिए। तो जैव विविधता जहां अधिक मिलेगी तो केंद्र सरकार उसे पैक कर देती है, उस एरिया को। सरकार ने कहा कि ये एरिया देहरादून का, हरिद्वार का, पौड़ी गढ़वाल का, यहाँ तक का एरिया ये पैक किया जा रहा है यहाँ पर अधिक जैव विविधता होने के कारण, ताकि इन जीव जंतुओं को, जो शेर है, हाथी है, हिरण है, खरगोश है, यहाँ पर सांप है, चूहा है, जो भी है यहाँ पर जी, इन सभी जीवों को कोई मानव यहाँ पर हानि ना पहुंचाए, इस एरिया को पैक किया जा रहा है। इसे बोल रहे राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान बोले यहाँ पर जी हम लोग इस एरिया को, मानव यहाँ पर इन्हें कोई हानि ना पहुंचाए, मानव का आना यहाँ पर प्रतिबंध है, अनुमति लेकर ही मानव यहाँ पर आएगा और कोई नुकसान किसी को नहीं पहुंचाएगा। तो देखते हैं जहां पर जैव विविधता अधिक मिल रही तो उस एरिया को पैक कर देते हैं केंद्र सरकार, वहां तक का एरिया उसे नेशनल पार्क बोल देते हैं। अगर किसी एरिया को राज्य सरकार पैक करती है इसी प्रकार से, तो हम लोग उसे वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जान लेते हैं। राज्य सरकार ने अनेक वन्यजीव अभयारण्य हम लोग देखे उत्तराखंड में बना रखे, 7 वन्यजीव अभयारण्य राज्य सरकार ने उत्तराखंड में, और केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर जी नेशनल पार्क घोषित किए हुए 6, जहां पर जीवों की विविधता अधिक मिल रही। तो देखते हैं जरा जी, हम लोग आते हैं कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पर जी। ये देखो नंबर 1, 6 राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, और सबसे पहला पढ़ेंगे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जो बात अंडरलाइन कराएंगे केवल उतनी ही बात अंडरलाइन करना, नेक्स्ट नहीं करनी है अंडरलाइन केवल, और जो इसमें कमी होगी वो किताब में ही ऐड करके चलनी, अलग से नहीं जी। किताब में ही लिखना मेरे साथ में, कैसे लिखोगे, कहाँ लिखोगे। और तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में, कौन सी तिथि को, यहीं पर लिख देना 8 अगस्त, इसके लिए तिथि जाननी जरूरी है। 8 अगस्त 1936 को कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई। और देखो, तत्कालीन गवर्नर, राज्य के तत्कालीन गवर्नर सर हैली के नाम पर, तो उस समय जो गवर्नर था हैली था।
हैली गवर्नर था अंग्रेज, उसी के नाम पर इसे स्थापित किया गया और उस समय इसका नाम रखा गया हैली राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 8 अगस्त 1936 का है। सर हैली गवर्नर के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी और सर हैली के नाम पर इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। और भारत का ही नहीं पूरे एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि भारत एशिया में है, भारत एशिया में है और एशिया में अनेक देश है, अनेक देश है। तो एशिया में जितने भी देश है उन सभी देशों में सबसे पहले कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो कार्बेट बना है। कार्बेट बना है तो एशिया के सभी देशों का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और भारत का तो होगा ही क्योंकि भारत भी एशिया में है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या एशिया का पहला कौन हो गया? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो 8 अगस्त 1936 को जब इसकी स्थापना हुई तो हैली इसका नाम था, हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसे उस समय जानकर चले थे। अब इसी में देखो जरा आगे नाम लिखा है स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। यहां पर कार्बेट राष्ट्रीय पार्क के मध्य से एक नदी चलती है, उसका नाम है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी इस पार्क के मध्य से चलती है तो उस नदी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? रामगंगा नेशनल पार्क। कब रखा गया? 1952 में। हम लोग कहेंगे ये नाम कब आया है? 1952 में। 1952 में ये नाम आया रामगंगा नेशनल पार्क। तो 1936 से लेकर 1952 तक हैली नेशनल पार्क रहा और 1952 में इसका नाम क्या आया है? रामगंगा नेशनल पार्क आया है 1952 में इसका नाम। अब 1952 में नेशनल पार्क आया है, लेकिन वर्ष 1957 में महान प्रकृति प्रेमी जिम कार्बेट की याद में इसका नाम एक बार फिर चेंज हो गया और रख दिया कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका नाम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया? 1957 में इसका नाम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया। तो 1952 से 57 तक क्या नाम चला? 1952 से 57 तक इसका नाम चला है रामगंगा और 57 में नाम इसका चल गया कार्बेट और अब इसका नाम कार्बेट ही चल रहा है। अब बीच में यहाँ पर इस पर आवाज फिर से उठने लगी थी कि इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क पुनः किया जाएगा, लेकिन वो किया नहीं गया है। यहाँ पर ध्यान रखना जरा। एक बात और जानो यहाँ पर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के विषय में ही जी। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम जिम कार्बेट कब आया है? 1957 में। जिम कार्बेट कौन है? तो एक पर्यावरणविद है, पर्यावरणविद है। हम लोग देखेंगे जिम कार्बेट एक पर्यावरणविद है, जिम कार्बेट नामक व्यक्ति। इनकी याद में इसका नाम क्या रखा गया जी? यहाँ पर जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पर्यावरण प्रेमी है जिम कार्बेट। एक शिकारी भी है, जो नरभक्षी बाघ हो जाता था उसका शिकार भी करते थे। तो जिम कार्बेट जो है पर्यावरण प्रेमी है और एक शिकारी क्यों कहा? जो नरभक्षी बाघ होता है, बाघ कोई उत्पत्ति हो गया, मानव को मारने लगा यहाँ पर, तो उसका वहां पर वध भी कर देते थे जिम कार्बेट। इस कारण से जिम कार्बेट जो व्यक्ति है वे पर्यावरणविद के साथ साथ में शिकारी भी कहलाए हैं, जिम कार्बेट जो व्यक्ति है यहाँ पर जी। अब आइए जरा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के विषय में जाने जरा। इसका क्षेत्रफल कितना है? पीछे पड़ चुके पिछले क्लास में 520.82 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल मिला कौन कौन से जिलों में है? ये पौड़ी गढ़वाल में। और कहां पर है ये? नैनीताल में। 520.82 वर्ग किलोमीटर एरिया कहां पर है? पौड़ी और नैनीताल। पौड़ी में इसका एरिया कितना है? 372.76 वर्ग किलोमीटर एरिया है इसका पौड़ी में। और नैनीताल में कितना है? 208.8 वर्ग किलोमीटर एरिया है इसका नैनीताल में। तो 372.76 और 208.8 वर्ग किलोमीटर, तो कुल कितना हो गया? 520.82 वर्ग किलोमीटर एरिया हो गया कार्बेट का। इस पार्क के प्रवेश के लिए नैनीताल जनपद के ढिकाला में प्रवेश द्वार बनाया गया। तो याद रखना कि कार्बेट का प्रवेश द्वार कौन है? ढिकाला। और ढिकाला कहाँ है? नैनीताल में। कार्बेट का प्रवेश द्वार कहाँ मिलेगा? तो हम लोगों को अंडरलाइन करके चलना है। कार्बेट का प्रवेश द्वार है ढिकाला में और ढिकाला कहाँ पर पड़ता है? नैनीताल में। देखो कार्बेट के विषय में आगे, कार्बेट के विषय में जानेंगे आगे क्या लिखा है जी। ये देखो जरा, यहां पर लिखा है, ये बात अंडरलाइन करके चला, नगर पालिका रामनगर नैनीताल से काफी निकट है, कोई आवश्यक नहीं छोड़ देना। ये देखना, इस पार्क में उत्तराखंड का प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र स्थापित किया गया। यहाँ पर अंडरलाइन करके चलना, पॉइंट मुख्य बन जाएगा जी। अभी उत्तराखंड का पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। कब बना है उत्तराखंड का पहला क्वारंटाइन सेंटर? ये अगर देख कर चले, उत्तराखंड का प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र कब बना है, स्थापित किया गया? तो 2020 पशुओं को हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वारंटाइन किया जाएगा 2020 में, कोविड-19 के खतरे को देखते हुए। जैसे यहाँ पर मानव को क्वारंटीन किया जा रहा था कोविड-19 में, कोविड-19 महामारी थी, उसी प्रकार से पशुओं को यहाँ पर भी कोविड-19 के तहत किया जा रहा है जी। यहाँ पर जी क्वारंटाइन किया जा रहा। तो प्रथम राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड का जो क्वारंटीन सेंटर बना पशुओं के लिए, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर जी? उसका नाम है जी कार्बेट। और ये उत्तराखंड का ही नहीं, देश का पहला। तो हम लोग उत्तराखंड व देश कर रहे हैं, उत्तराखंड व देश का पहला, उत्तराखंड व देश का पहला यहाँ पर जी हम लोग देखकर चले। उत्तराखंड व देश का प्रथम क्वारंटाइन सेंटर
यहाँ पर मिला है कार्बेट। इस पार्क के मध्य में पाटलिदून पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जी, पार्क के मध्य में क्या है जी, पाटलिदून। पाटलिदून पार्क के मध्य में कौन कौन से जिलों में है जी ये, हम लोग देखकर चलेंगे। कार्बेट पौड़ी, गढ़वाल और नैनीताल में। तो पाटलिदून पौड़ी में पड़ेगा या नैनीताल में, तो इस पर लिख देंगे नैनीताल। आप लोग किताब में ऐड करके चलना, पाटलिदून कहाँ पर है, नैनीताल। कार्बेट के उस क्षेत्र में है जो कार्बेट का एरिया नैनीताल में जा रहा, पाटलिदून। पाटलिदून उस क्षेत्र में है जो कार्बेट का एरिया नैनीताल में। तो पार्क के मध्य में पाटलिदून है। तो पाटलिदून कौन से जिले में है, याद रखना, प्रश्न आ जाता है घूम करके। तो पाटलिदून पड़ेगा नैनीताल में। अब देखो जरा, यहां पर देखो, हमने कहा कि देश का प्रथम पशु क्वारंटाइन केंद्र बनाया कोविड-19 के दौरान, और पार्क के मध्य में पाटलिदून मिला है। 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया 1 नवंबर 1973 को जी। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जी 1 नवंबर 1973 को अंडरलाइन करना। यहाँ पर कभी कभी 1 नवंबर के स्थान पर चेक कर लेना आप लोग, 1 अप्रैल चेक कर लेना जी आप लोग। हम लोग बता रहे हैं यहाँ पर जी 1 अप्रैल 1973 को भारत में क्या चली है जी, प्रोजेक्ट टाइगर योजना। प्रोजेक्ट पूरे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर योजना सबसे पहले कहां चली, तो कार्बेट से चली। प्रोजेक्ट टाइगर योजना, प्रोजेक्ट टाइगर योजना कहां से चली है, तो कार्बेट से चली है। 1 अप्रैल 1973 को चली, अंडरलाइन करके चलना। तो भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर योजना चला करके, किसे जी, कार्बेट को। कार्बेट को पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र बताया गया है। आइए जरा जी, 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर योजना। अब यहां पर अगर बात बताएं हम लोग जी, इसी के तहत जी क्या है जी, प्रोजेक्ट टाइगर योजना में बाघों का बचाव किया जाएगा, बाघों का संरक्षण किया जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर योजना में जी। अब प्रोजेक्ट टाइगर योजना में बाघों का संरक्षण किया जाएगा। किसने दिया था ये सुझाव कि बाघों का यहाँ पर संरक्षण किया जाना चाहिए, टाइगर योजना चलनी चाहिए, प्रोजेक्ट टाइगर योजना? ये सुझाव अगर कहें हम लोग तो कैलाश सांखला ने दिया। हम लोग लिखे यहीं पर सुझाव किसने दिया, कैलाश सांखला। कैलाश नाम लिख देंगे, कैलाश दोबारा से लिख रहे हैं हम लोग, ध्यान देना। तो सुझाव किसने दिया है, नाम लिखेंगे इसका, कैलाश सांखला, सुझाव देने वाले। कैलाश सांखला ने सुझाव दिया, कैलाश सांखला ने सुझाव दिया। अब एक प्रश्न बनता है, कैलाश सांखला ने सुझाव दिया, प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न ये बनता है कि कैलाश सांखला ने जब सुझाव दिया है प्रोजेक्ट टाइगर का, तब हम लोग देखेंगे टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया, कैलाश सांखला को। इंपोर्टेंट पॉइंट बन गया। आप देखो जरा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, कहीं पर भी लिख देना आप लोग ध्यान से, यहीं पर छोटे छोटे वर्ड में लिखना, हम लोग केवल समझा रहे हैं आपको। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया बताया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर योजना का सुझाव चलाने का उसी ने दिया था, प्रोजेक्ट टाइगर योजना चलाई जाए, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना गया है। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में ही हम लोग देखकर चलेंगे यहाँ पर जी, आगे चलो जरा जानेंगे, चीजों को अंडरलाइन कराते हैं यदि कुछ और इंपोर्टेंट है। देखो जरा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में ही एक पॉइंट जानेंगे यहाँ पर जी, राज्य के सभी उद्यानों में 6 राष्ट्रीय उद्यान है जी। उत्तराखंड में राज्य के 6 राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक पर्यटक इसी उद्यान में घूमने के लिए आते हैं। तो सर्वाधिक पर्यटक कौन से राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, कार्बेट में। और इसके बाद नंबर 2 पर कहा जाते हैं, नंबर 2 पर राजाजी में, और नंबर 3 पर फूलों की घाटी में। तो सबसे ज्यादा पर्यटक कहाँ घूमने के लिए आते हैं, उत्तराखंड में। अगर किसी राष्ट्रीय उद्यान में पूछे तो राज्य के सभी उद्यानों में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं नंबर 1 पर जी कार्बेट में, और नंबर 2 पर राजाजी, और नंबर 3 पर क्या है जी, फूलों की घाटी में आते हैं। आगे चले पॉइंट पर जरा, यहां पर लिखा अप्रैल 2012 में इस पार्क के चारों ओर 500 मीटर के क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित कर दिया। अब मानो हमने ये कार्बेट पार्क मान लिया, ये कार्बेट एरिया है, इसके बाहर यहाँ का 500 मीटर का एरिया, 500 मीटर का एरिया हमने माना, ये वाला 500 मीटर का एरिया। मतलब ये जो 500 मीटर का एरिया है, इस एरिया में कोई अपना आवास नहीं बनाएगा, कोई अपने मकान नहीं बनाएगा, कोई कार्य नहीं करेगा, कोई गतिविधि नहीं करेगा, बिल्कुल साइलेंस जोन घोषित कर दिया। ये कार्बेट है, ये हमने माना ये कार्बेट है। कार्बेट से ये कौन सा एरिया, 500 मीटर का एरिया, 500 मीटर का चारों ओर का एरिया क्या बना दिया, साइलेंस जोन।
वहां पर कोई आवास वगैरह नहीं बनेंगे, कोई गतिविधि नहीं करेगा मानव वहां पर इस प्रकार की जो अंदर कार्बेट को हानि पहुंचा दे। तो साइलेंस जोन 500 मीटर के एरिया को घोषित किया है, कार्बेट के चारों ओर का 500 मीटर का एरिया 2012 में। अब देखो कार्बेट में क्या हुआ 2013 में, इस पार्क में बाघों की सुरक्षा के लिए केंद्र की सहायता से एक STPF का गठन किया गया। STPF क्या है? स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, STPF, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब हुआ है? तो 2013 में किया गया है। STPF का गठन 2013 में, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स 2013 की है। कार्बेट पार्क में रहने वाले बाघों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। अब देखो नंबर 2 पर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आता है, लेकिन ध्यान देना कार्बेट के विषय में 1-2 पॉइंट और देखना जरा। कार्बेट के विषय में यहाँ लिखवा देते हैं, कहीं पर लिख लेना आप लोग जी। कार्बेट के विषय में एक पॉइंट बनता है कार्बेट म्यूजियम और एक नदी। पहले नदी बता देते हैं कार्बेट में। कार्बेट की जो मुख्य नदी है रामगंगा, रामगंगा नदी, रामगंगा नदी कार्बेट, कार्बेट में बता रहे जी हम लोग नदी, कहीं पर लिख लेना कार्बेट में। कार्बेट में मुख्य नदी देख रहे हैं रामगंगा नदी, रामगंगा नदी। एक नदी का नाम है पलानी, पलानी नदी। कार्बेट में नदी है रामगंगा नदी और पलानी नदी। एक नदी का नाम है मंडाल, मंडाल, मंडाल नदी, मंडाल नदी। यहाँ की मुख्य नदी है जो हम लोग देखकर चलते हैं पलानी नदी। ये पलानी नदी कहाँ पड़ेगी? पाटलीदून, पाटलीदून वाले एरिया में। ये पाटलीदून वाले एरिया में पलानी नदी है, पाटलीदून वाले एरिया में। ये नैनीताल से आ रही जी, पाटलीदून से जी, और कार्बेट में हम लोग देखकर चलते हैं। ये 3 नाम मुख्य नाम याद रखना जी। मंडाल वगैरह भी है यहाँ पर जी, सोना नदी भी वैसे तो, लेकिन ये 3 नाम मुख्य पड़ेंगे जी, हम लोग देखकर चलते हैं। अगर लिखना चाहे नंबर 4 पर सोना नदी भी लिख सकते हैं जी आप लोग जी, नंबर 4 पर। हम लोगों ने एक पॉइंट और देखना है कि कार्बेट म्यूजियम कहाँ बना है। कार्बेट म्यूजियम, कार्बेट संग्रहालय, कार्बेट संग्रहालय या म्यूजियम, हम लोग कहे कार्बेट संग्रहालय। कार्बेट संग्रहालय कहाँ बना जी? कार्बेट संग्रहालय हम लोग देखकर चलेंगे काला ढूंगी नैनीताल में, काला ढूंगी, काला ढूंगी में बना है जी। और काला ढूंगी कहाँ पर है जी? नैनीताल में। कार्बेट संग्रहालय बना रखा काला ढूंगी में, और काला ढूंगी कहाँ पड़ता है? इसके ब्रैकेट में जाने नैनीताल। काला ढूंगी बना जी नैनीताल, नैनीताल में बना है जी कार्बेट संग्रहालय। कब का है कार्बेट संग्रहालय अगर देखकर चले हम लोग, और किसके नाम पर है? जिम कार्बेट के नाम पर। हम लोग कहेंगे जिम कार्बेट के नाम पर बना है, जिम कार्बेट। जिम कार्बेट का संग्रहालय भी कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर जी, जिम कार्बेट का संग्रहालय भी कह सकते हैं। कब बना था हम लोग देखेंगे? नैनीताल में 1965, 1965 में जिम कार्बेट संग्रहालय बनाया गया यहाँ पर जी, नैनीताल में। हम लोग देख कर चले जी। कुछ मुख्य फैक्ट थे जो हम लोगों ने यहाँ पर जाने हैं कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में जी, इन्हें हम लोग देख कर चले जी। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में जो मुख्य फैक्ट यहाँ पर मिले हैं जी। अब इसी के अतिरिक्त आगे चलते हैं, जो हम लोग देखेंगे गोविंद राष्ट्रीय उद्यान को जी। आइए जी, दूसरे राष्ट्रीय उद्यान का नाम है जी उत्तराखंड में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान दूसरा है। कहाँ है ये? उत्तरकाशी में। पहला पॉइंट तो ये है, उत्तरकाशी जनपद में है जी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इतनी बात अंडरलाइन करें। कब स्थापना हुई है? तो किताब में 1990 लिख रखा, नई किताब में इसे 1980 करके चलना। 1980, 1990 का 1980 करना है। 1980 में स्थापना। क्षेत्रफल कितना है? 472 वर्ग किलोमीटर इस उद्यान का क्षेत्रफल, अंडरलाइन करना। पीछे बात पिछले क्लास में भी समझा दिए, 472 किलोमीटर। यह टोंस नदी का क्षेत्र है। हम लोग देखते हैं गोविंद राष्ट्रीय उद्यान टोंस नदी का एरिया भी कहलाता है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो जरा आगे, हमने कहा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान किस लिए ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा है? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रसिद्धि इसकी देखेंगे हिम तेंदुए के लिए, भूरे भालू के लिए भी है, लेकिन दूसरा हम लोग नंबर देखकर चले यहाँ पर जी हिम तेंदुआ। सबसे इंपॉर्टेंट ये है हिम तेंदुआ। दूसरे नंबर पर आप लोग भूरे भालू को भी कह सकते हैं। इन सब के लिए मुख्य बना हुआ है जी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। अब गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में हम लोगों ने बातों को जाना है सॉरी। अब देखो यहाँ पर जरा, ये जो बना है यहाँ पर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, इसी के विषय में हम लोग जानते हैं। ये हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। और हिम तेंदुए को क्या कह सकते हैं? स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड कहते हैं जी हिम तेंदुए को। आप लोग समझ कर चलना, स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड या हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है।
अगर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के विषय में एक बात आपको बताकर चले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग देखते हैं इसके विषय में, ये जो स्नो लेपर्ड है, हिम तेंदुआ है, जिसका जो निवास होता है ये कहाँ रहता है हिम तेंदुआ, अगर इसके विषय में बताए तो बर्फ के घर में, बर्फ के घर में इसका निवास है, बर्फ के घर में इसका निवास स्थान बनता है जी, बर्फ के घर में। लेकिन ये भी हिमालय में धीरे धीरे गोविंद राष्ट्रीय उद्यान समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि इसका बर्फ का घर समाप्त हो चुका है लगभग, पर्यावरण को देखते हुए पर्यावरण नष्ट हो रहा है तो बर्फ के घर भी लगभग समाप्त होते जा रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हिम तेंदुआ भी समाप्त हो रहा है, क्योंकि इनका निवास ही नहीं बचा। तो बर्फ के घर में ये रहता है और धीरे धीरे क्या हो रहा है जी, हिम तेंदुआ क्या हो रहा है जी, लुप्त हो रहा है, विलुप्त होता जा रहा है जी, हिम तेंदुआ विलुप्त। अगर ये विलुप्त हो रहा है, समाप्त होता जा रहा है, विलुप्त हो रहा है जी, हिम तेंदुआ समाप्त होता जा रहा है। इस प्रकार से ये कभी कभी दिखाई देता है यहाँ पर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में, कभी कभी दिखाई होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, हिमालय का भूत, हिमालय के भूत के नाम से घोस्ट ऑफ हिमालयज, हिमालय का भूत जो कभी कभी दिखाई देता है जी, वो कौन है जी, हिम तेंदुआ। हम लोग कहेंगे हिम तेंदुआ को हिमालय का भूत। हिमालय भूत के नाम से किसे जानते हैं, हिमालय भूत, हिमालय भूत के नाम से जानते हैं जी स्नो लेपर्ड को, स्नो लेपर्ड को हिमालय भूत के नाम से जानते हैं। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न और बनता है कि जैसे ही ये समाप्त हो रहा है तो इसे बचाने के लिए एक संरक्षण योजना हिम तेंदुआ को बचाने के लिए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में चली। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुआ संरक्षण योजना कब चली है, तो लिख देते हैं जरा जी ऊपर जी, हम लोग ध्यान देना, आप लोग भी लिखकर चलना हमारे साथ, ठीक है जी, ध्यान देना जरा। हम लोग गोविंद में ही लिख रहे हैं यहाँ पर जी, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में। अब देखो ये है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, इसमें लिख रहे हैं 2009, 2009, 2009 में तेंदुआ में देख रहे हैं हम लोग 2009 में, दो हजार नौ में हिम तेंदुआ संरक्षण योजना चली। कहां से चली, गोविंद से। हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ संरक्षण योजना, हिम तेंदुआ संरक्षण योजना, हिम तेंदुआ संरक्षण योजना कहां से चली है, तो गोविंद से चली, अंडरलाइन करके चलना, आप लोग लिख कर चलना, 2009 में गोविंद से चली हिम तेंदुआ संरक्षण योजना। इसी के साथ में आप लोग गोविंद में नोट कर लेना, हम लोग जरा यहाँ पर बता दीजिए आप लोगों को, 2009 में हिम तेंदुआ संरक्षण योजना चली है गोविंद से जी, गोविंद से चलो एक योजना यहाँ पर लिखवा देते हैं, यहाँ पर जी जरा आप लोग नोट कर लेना और उसी के पास में लगा देना, लिख कर जी, एक पेज बना लेना, एक पेज पर नोट कर लेना चाहिए यदि प्रॉब्लम आएगी लिखने में यहाँ पर, और पेज को किताब में लगा देना राष्ट्रीय उद्यान के पास में ही, सारे राष्ट्रीय उद्यान की बातें जो भी होगी इंपोर्टेंट पेज के पास लगा देना या किताब में नोट करना, लेकिन अलग कॉपी में नहीं करना है, ये केवल पेज पर लिखना है, पेज को निकाल करके यहाँ किताब में चिपका देना राष्ट्रीय उद्यान में। तो देखो जरा, हमने कहा 2009 में, 2009 में क्या चला यहाँ से, हिम तेंदुआ संरक्षण योजना, हिम तेंदुआ संरक्षण योजना, 2009 में हिम तेंदुआ संरक्षण योजना, 2009 में चल हिम तेंदुआ संरक्षण योजना चली है 2009 में। कहां से चली है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान से। 2017 की भी बता दे एक बात आपको जी, 2017 में क्या चला गोविंद राष्ट्रीय उद्यान से, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट कहां से चला, गोविंद से। क्या है ये बता देते हैं, दोनों कहां से चले पॉइंट को बता रहे, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान से, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान से चले ही हिमालय सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट भी और हिम तेंदुआ संरक्षण योजना भी। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट योजना क्या है, आवास को सुरक्षित रखने के लिए, हिम तेंदुए के आवास बचाने के लिए, जो बर्फ का घर है उसे बचाने के लिए, आवास बचाने के लिए, उसका आवास बचाने के लिए यहाँ पर चलाई गई है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट योजना। अब एक प्रश्न और भी है, उसे भी देखो जरा, यहीं पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। हिम तेंदुए के लिए कंजर्वेशन कौन सा पार्क बना, भारत का पहला नेशनल, भारत का, हम लोग लिख रहे हैं भारत का पहला, उत्तराखंड का तो होगा ही, फिर भारत का पहला हिम तेंदुआ कंजर्वेशन, हिम तेंदुआ, भारत का पहला हिम तेंदुआ कंजर्वेशन, भारत का पहला हिम तेंदुआ कंजर्वेशन नेशनल पार्क,
भारत का पहला हिम तेंदुआ कंजर्वेशन नेशनल पार्क कौन सा होगा? तो उसका नाम गंगोत्री है, गोविंद नहीं, याद रखना आप लोग जी। हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए नेशनल पार्क भारत का गंगोत्री है। यहाँ पर हिम तेंदुआ संरक्षण योजना चली केवल गोविंद में, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट चला, लेकिन नेशनल पार्क हिम तेंदुआ संरक्षण घोषित नहीं किया है। संरक्षण योजना चली थी, लेकिन नेशनल पार्क जो बनाया गया है भारत का पहला, वो कौन है जी? गंगोत्री। याद रखना, इंपोर्टेंट है जी पॉइंट, गलत कर देते हैं बहुत ज्यादा जी बच्चे यहाँ पर जी। अब देखो जरा, उसी के साथ में एक प्रश्न और भी है, अगर प्रश्न दूसरा बताए जी, ध्यान देना जरा। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कौन सा? भारत का पहला, भारत का पहला हिम तेंदुआ, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कौन सा है? संरक्षण केंद्र, दोनों प्रश्न को समझना जरा। हमने नेशनल पार्क की बात अलग की है, संरक्षण केंद्र सबसे पहले कहां बना उसकी बात अलग है। ये बना है भैरव घाटी में, भारत का पहला संरक्षण केंद्र है भैरव घाटी, भैरव घाटी में। और भैरव घाटी कहाँ है? उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी कहाँ है? उत्तराखंड में। हमने कहा उत्तरकाशी जिले में बना है भारत का पहला जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है, लेकिन भारत का पहला हिम तेंदुआ कंजर्वेशन सेंटर कहाँ है? तो हम लोग देखकर चलेंगे, नेशनल पार्क कहाँ है? गंगोत्री। गंगोत्री भी कहाँ है? उत्तरकाशी में। गंगोत्री भी कहाँ है जी? उत्तरकाशी जिले में है। उत्तरकाशी कहाँ है? उत्तराखंड में जी। तो उत्तरकाशी जिले में पड़ेगा गंगोत्री, और भैरव घाटी भी उत्तरकाशी में। भारत का पहला, तो जो मेन पॉइंट थे उन मेन पॉइंटों की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर जी। और देखो, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार की औषधियां भी मिलेगी, जैसे कीड़ा जड़ी वगैरह औषधियां जी। तो हम लोगों ने गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के विषय में जाना है जी। नेक्स्ट आगे राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे नंदा देवी और फूलों की घाटी जी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को भी हम लोग देख कर चलेंगे जी, जो हम लोग देखेंगे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान अभी ने बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, पहले केवल नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को समझ लीजिए और फिर फूलों की घाटी को समझ करके तब एक बात और बताएंगे। पहले नंदा देवी को समझ लो आप लोग, क्या हम लोग इसके विषय में पढ़े? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के विषय में हमने गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के विषय में जाना है। अच्छा, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के विषय में एक पॉइंट और भी जान सकते हो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के विषय में, कि हर की दून घाटी कहाँ पड़ता है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है, लिख लेना आप लोग। हर की दून घाटी, हर की दून घाटी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है, इसे भी नोट करके चलना। चलो जी, आप लोग नोट कर लेना, हर की दून घाटी कहाँ है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में। हम लोग आते हैं जी नेक्स्ट आगे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पर। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। ये देखो जरा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पहला पॉइंट तो ये कहाँ है? ये चमोली जिले में, उत्तराखंड के नंदा देवी। कितना क्षेत्रफल है इसका? 624 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कब स्थापना हुई? 1982 में इसकी स्थापना हुई। चमोली जिले में है, 624 वर्ग किलोमीटर है एरिया, और 1982 में इसकी स्थापना है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर जी, अभी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो, ये भी किस लिए प्रसिद्ध हो रहा है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इस पार्क का मुख्यालय देख लो जरा, नंदा देवी का पार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? जोशीमठ। और जोशीमठ कहाँ पर है जी? चमोली में। और नंदा देवी भी कहाँ है? चमोली में। तो मुख्यालय कहाँ बना रखा है इसका? जोशीमठ में बना रखा है। आप लोग ध्यान रख के चलना, जो हम लोग पढ़कर चलते हैं। चलो जी, एक गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय भी आपको बता देते हैं पीछे जी। जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर लिख सकते हैं देहरादून, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में, राजाजी पार्क में, राजाजी पार्क में इसका क्या है जी? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है राजाजी पार्क में। जबकि नंदा देवी का कहाँ पर है? चमोली के जोशीमठ में नंदा देवी का है। नंदा देवी को देखो जरा, इस उद्यान को 1988 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। इंपोर्टेंट फैक्ट है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है यूनेस्को की। कब? 1988 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया हुआ उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी को। अब देखो जरा, इंपोर्टेंट है, कब शामिल किया? 1988 में। अलग से समझाएंगे यूनेस्को की सूची में और क्या क्या है, कैसे है, वो अलग से बात करेंगे। केवल नंदा देवी के विषय में जो मेन फैक्ट है केवल उसे जानने हम लोग जी। अब यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि नंदा देवी जो राष्ट्रीय पार्क है उन चमोली में है, 624 वर्ग किलोमीटर एरिया है, 1982 में स्थापना है, पार्क का मुख्यालय जोशीमठ में है, और 1988 में इसे यूनेस्को में शामिल किया, 1982 में इसकी स्थापना थी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में एक पॉइंट लिखकर चलेंगे, लिखवा रहे जी आप लोग, ध्यान देना जरा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में जी यहाँ पर लिखते हैं हम लोग जरा एक पॉइंट जी। जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, इसका प्राचीन नाम क्या है? पुराना नाम
हम लोग कहेंगे पुराना नाम इसका या प्राचीन नाम। प्राचीन नाम क्या है? नंदा देवी का। प्राचीन नाम नंदा देवी का। तो इसका नाम है संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी, संजय गांधी पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क इसका प्राचीन नाम है, जो हम लोग देखकर चले। और यहां पर आने वाला पहला व्यक्ति कौन है? नंदा देवी क्षेत्र में आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन मिला? डब्ल्यू गार्डन। यहां पर आने वाला प्रथम व्यक्ति, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन मिला? तो हम लोग देखेंगे प्रथम व्यक्ति मिला है जी डब्ल्यू गार्डन। प्रथम व्यक्ति मिला है डब्ल्यू गार्डन। डब्ल्यू गार्डन प्रथम व्यक्ति मिला है। तो यहां पर आने वाला प्रथम व्यक्ति को जान लिया, उसका नाम है डब्ल्यू गार्डन, जो हम लोगों ने देखा नंदा देवी में जी। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के विषय में जाना। 1982 में स्थापना, 1988 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया और मुख्यालय जोशीमठ में है चमोली में, और प्राचीन नाम है इसका संजय गांधी, और आने वाला प्रथम व्यक्ति है डब्ल्यू गार्डन यहाँ पर, जो नंदा देवी। नंदा देवी के बाद में हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर जी? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। फूलों की घाटी में भी जो मेन पॉइंट है केवल उन्हें अंडरलाइन करवा देते हैं, बाकी समझाएंगे अलग से जी हम लोग चीजों को, फूलों की घाटी को भी और नंदा देवी को भी एक साथ में जी। आइए जरा फूलों की घाटी में कुछ पॉइंट अंडरलाइन करवा दीजिए आपको। फूलों की घाटी नंबर 4 राष्ट्रीय उद्यान देखो जरा। नंबर 4 फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये चमोली में। और देखो कितने समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, ये बात अंडरलाइन करके चलना। 3600 मीटर की ऊंचाई पर। कौन से दो पर्वतों के बीच है? नर और गंधमार्दन पर्वतों के बीच में कौन फैला पड़ा जी? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान नर और गंधमार्दन पर्वतों के बीच में फैला पड़ा है, अंडरलाइन करके चलना फूलों की घाटी को जी। अब 1982 में क्या की गई? स्थापना। तो देखो इसकी स्थापना कब की है? 1982 की है। 1982 में इसकी स्थापना की गई। इसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया है, फूलों की घाटी को भी और नंदा देवी को भी किया था। नंदा देवी को 1988 में किया था देखो, और फूलों की घाटी को 14 जुलाई 2005 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो चमोली में है, नर और गंधमार्दन पर्वतों के बीच में है, 1982 में स्थापना है, और विश्व विरासत में 14 जुलाई 2005 में इसे शामिल किया गया है विश्व विरासत में। आगे चलो जरा, फूलों की घाटी के विषय में किताब में जो पॉइंट है केवल उन्हें अंडरलाइन करवा रहे, अभी फिर इसे समझाएंगे भी, चीजों को ध्यान रखना। अब देखो कौन सी नदी बहती है फूलों की घाटी में? पुष्पावती नदी बहती है, अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कभी भी आ जाता है। कहां से निकल कर आती है? कामेट पर्वत से। कामेट पर्वत में कौन से ताल से? पुष्पतोया ताल। तो पुष्पा नदी कहां से निकलती है? पुष्पावती। तो हम लोग कहेंगे पुष्पतोया ताल से निकलती है, और पुष्पतोया ताल कहाँ है? कामेट पर्वत। और ये सारे कहां पर है जी? चमोली में। सभी कहां पर है? कामेट पर्वत, पुष्पतोया ताल, पुष्पावती नदी चमोली में है। और यहाँ पर देखो हजारों किस्म के पुष्प मिलते हैं फूलों की घाटी में। फूलों की घाटी का क्षेत्रफल कितना है? 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है फूलों की घाटी का। अब देखो यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। देखो इसे हटाते हैं पहले इधर से, देखो लिखा है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फूलों की घाटी। क्षेत्रफल कितना? 87.5 वर्ग किलोमीटर। पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। फूलों की घाटी का मुख्यालय भी कहाँ है? जोशीमठ में। और नंदा देवी का मुख्यालय भी कहाँ है? जोशीमठ में। फूलों की घाटी और नंदा देवी दोनों कब के? 1982 के, और दोनों कहाँ है? चमोली में। अब देखो इसने कहा कामेट पर्वत से निकलती हुई पुष्पावती नदी भी यहाँ पर आती है। अब देखो जरा यहाँ पर लिखा फूलों की घाटी को ढूंढने का श्रेय किसने खोजी? फूलों की घाटी है चमोली में। किसने बताए? फ्रैंक स्माइथ से पता लगा। फ्रैंक स्माइथ को जाता है फूलों की घाटी को खोजना का श्रेय। कब? 1931 में कामेट पर्वत पर गए थे। फ्रैंक स्माइथ 1931 में कामेट पर्वत पर गए थे। अब वहीं पर पता लगा कि फूलों की घाटी है। कामेट पर्वत पर चढ़ने के बाद फ्रैंक स्माइथ गंधमार्दन पर्वत श्रृंखला से होकर बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे, तो उन्हें फूलों की घाटी के दर्शन हुए। उन्होंने यहाँ व्यापक सर्वेक्षण किया और पुष्प और वनस्पतियों की प्रजातियों की करीब 2500 किस्में उन्होंने ढूंढ निकाली, और जिनमें से करीब 250 किस्में के बीज अपने साथ लेकर चले गए विदेश में। हम लोग देखकर चलते हैं जो फूलों की घाटी को खोजने का श्रेय एक अंग्रेज को जाता है जो इंग्लैंड से, हम लोग देखकर चले 250 किस्म के बीज अपने साथ ले गए, और यहाँ पर देखते हैं लगभग 2500 किस्म के बीजों को उसने फूलों को यहाँ पर खोजा था। उसका नाम क्या था? फ्रैंक स्माइथ। तो फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक स्माइथ ने की थी जब वे कामेट पर्वत पर गए थे 1931 में जी। 1931 में कामेट पर्वत पर जा रहे थे। अब कामेट पर्वत पर जो जा रहे थे फ्रैंक स्माइथ, हम लोग देखकर चलेंगे फ्रैंक स्माइथ के साथ में कुछ और भी लोग थे जो कामेट पर्वत पर जा रहे थे जी।
उनके साथ में और कौन मिलेगा, अगर नाम बताए, एक व्यक्ति का नाम था होल्ड्सवर्थ। होल्ड्सवर्थ इनके साथी थे फ्रैंक स्माइथ के। अगर नाम लिखकर चलेंगे हम लोग, फ्रैंक स्माइथ व होल्ड्सवर्थ होल्ड्सवर्थ नामक एक व्यक्ति इनके साथी थे, वे भी इनके साथ में गए थे यहाँ पर जी, उन्होंने भी इसकी खोज की थी। अब देखो फ्रैंक स्माइथ ने ही जब एक पुस्तक लिखी है बाद में, देखो फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक इंपोर्टेंट है, द वैली ऑफ फ्लावर। द वैली ऑफ फ्लावर पूरी दुनिया के सामने हम लोग देखते हैं ये पुस्तक पढ़ी गई। इस पुस्तक में पता लगा कि इस प्रकार से फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली में है, बहुत ज्यादा पुष्प वहां पर खिलते हैं जी। 1931 में इसकी खोज की थी फ्रैंक स्माइथ, और उनके साथी उनके साथ में गए थे फूलों की घाटी में। और हम लोग देखते हैं फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी के 250 किस्म के बीज अपने साथ लेकर चले गए थे। अब देखो जी, फूलों की घाटी के विषय में आगे जानो। कस्तूरी मर्ग के लिए तो जानते हैं यहाँ पर जी, कस्तूरी मर्ग भी मिलता है जी। फूलों की घाटी के नाम देखो पेपर में आते रहते हैं। स्कंद पुराण का एक खंड मिलता है, केदार खंड। स्कंद पुराण के केदार खंड में फूलों की घाटी का क्या नाम मिला, नंदन कानन। प्रश्न पूछा जाता है कि नंदन कानन कहाँ नाम है, तो हम लोग कहेंगे केदार खंड में, और केदार खंड ना ऑप्शन में हो तो स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के केदार खंड में फूलों की घाटी का नाम नंदन कानन। कालिदास की एक पुस्तक है, कालिदास ने मेघदूत पुस्तक लिखी है, मेघदूत पुस्तक लिखी है कालिदास ने। इसमें फूलों की घाटी को क्या कहा, अलका। तो फूलों की घाटी का नाम अलका भी है, नंदन कानन। अलका कहाँ नाम है, मेघदूत पुस्तक में, किसकी है, कालिदास की। और देखो इस घाटी के अन्य नाम गंधमादन, बैकुंठ, भ्यूंडार, पुष्पावली, पुष्परसा, फ्रैंक स्माइथ घाटी आदि नामों से भी जानते हैं। सारे नाम याद रखने, पेपर में कोई सा भी आ जाता है जी, सारे नामों को देखकर चलना। चलिए जी, फूलों की घाटी के विषय में थोड़ी सी बात और बता देते हैं आपको। आइए जरा यहाँ पर, हमने कहा ये चमोली जिला है, मान लिया ये चमोली जिला है जी आपका, यहाँ पर जी हमने मान लिया जी कि ये चमोली जिला। इस चमोली जिले में यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये है जी कामेट पर्वत, और यहाँ पर बनी जी फूलों की घाटी। ये फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ मिलेगी, यहाँ पर है जी। और ये क्या है जी, कामेट। ये कामेट पर्वत है यहाँ पर जी, हम लोग देखकर चलते हैं। और यहाँ पर कामेट पर्वत में अगर देखकर चलें, कामेट पर्वत के नीचे एक नदी बहती है यहाँ पर जी, यहाँ पर जी एक नदी बहती है कामेट पर्वत के नीचे जी। इस नदी का नाम हम लोग देखकर चले जी, ऋषि गंगा नदी। ऋषि गंगा नदी यहाँ पर जी, ऋषि गंगा नदी है कामेट पर्वत के नीचे। वैली ऑफ फ्लावर के नीचे भी यहाँ पर एक नदी है, वैली ऑफ फ्लावर के नीचे भी यहाँ पर एक नदी मिल रही है जी। उस नदी का नाम है लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा नदी। अगर कभी प्रश्न बन जाए कि वैली ऑफ फ्लावर किन दो नदियों के बीच में है, तो ऋषि गंगा और लक्ष्मण गंगा के बीच में क्या मिल रहा है जी, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी मिल रही है इन दो नदियों के बीच में, अगर आपके पास प्रश्न बनकर चलता है। और देखो कामेट पर्वत है, हम लोग जानते हैं यहाँ पर जी कामेट पर्वत। फूलों की प्रजाति का अध्ययन करने के लिए एक व्यक्ति और आए थे 1939 में, एक लेडी है 1939 में मार्गेट लेग, इस लेडीज का नाम याद। फूलों की प्रजाति का अध्ययन करने के लिए आए थे यहाँ पर जी, जो मार्गेट लेग चट्टान से फिसल कर गिर गई। मार्गेट लेग की मृत्यु अगर देखकर चलेंगे फूलों की घाटी में वैली ऑफ फ्लावर्स में हुई है। तो मार्गेट लेग की मृत्यु कहाँ हुई है, फूलों की घाटी में हुई है, देखकर चलेंगे। इंपोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, ये भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर जी। तो हमने फूलों की घाटी के विषय में जो मेन पॉइंट थे, उन मेन पॉइंटों पर बात करी है हमने फूलों की घाटी के विषय में। 14 जुलाई 2005 को इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है फूलों की घाटी को। और इसके नाम क्या क्या मिले हैं, स्कंद पुराण के केदार खंड में इसे क्या बोला है जी, नंदन कानन बोला है। और कालिदास की पुस्तक मेघदूत में इसे अलका बोला है। अन्य नाम इसके गंधमादन, बैकुंठ, भ्यूंडार, पुष्पावली, पुष्परसा, फ्रैंक स्माइथ घाटी है। किन दो नदियों के बीच है ये, ऋषि गंगा और हम लोग देखकर चलते हैं लक्ष्मण गंगा के बीच में ये मिलती है। इसी के निकट इसकी खोज किसने की थी, फ्रैंक स्माइथ ने इसकी खोज की थी। होल्ड्सवर्थ फ्रैंक स्माइथ के साथ में आए थे। और देखो 1931 में इसकी खोज की गई थी, जो हम लोग पढ़कर चलते हैं। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, फूलों की घाटी। ये सारी बातें की है। और देखो फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक का नाम द वैली ऑफ फ्लावर मिली है। और फ्रैंक स्माइथ 250 किस्म के बीज अपने साथ में लेकर चले गए थे। हम लोगों ने ये सारी बातें पढ़ी है फूलों की घाटी के विषय में। 1982 में स्थापना हुई थी। नर और गंधमादन पर्वतों के बीच में फूलों की घाटी फैली पड़ी थी। जो फूलों की घाटी है, नर पर्वत और गंधमादन पर्वत ऋषि गंगा और लक्ष्मण गंगा नदी के बीच में है। मुख्यालय कहाँ है इसका, जो हम लोग देखकर चलेंगे। फूलों की घाटी का मुख्यालय भी जोशीमठ में ही बना है, हम लोग देखेंगे इसका मुख्यालय जोशीमठ में ये लिखा हुआ है। यहाँ पर फूल खिलने का समय बताएं
तो फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय लिख लेना कहीं पर जुलाई से अक्टूबर तक। जुलाई से अक्टूबर तक फूलों की घाटी में फूल खिलते हैं। तो देखते हैं जी यहाँ पर जी क्लास को यहीं पर छोड़ देते हैं जी, ज्यादा लंबी क्लास ना हो जाए, इस कारण से हम लोग अभी छोटी छोटी क्लास ले रहे हैं। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम लोग क्लास का टाइमिंग बढ़ा देंगे यदि आप लोगों को लगेगा ऐसा जी, लेकिन टाइम से पहले आपकी हम लोग लगभग समाप्त कर देंगे चीजों को इसी प्रकार से। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जी, मिलते हैं जी आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग चीजों को रिवाइज करिए आप लोग चीजों को यहाँ पर जी, क्योंकि रिवाइज ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है करना यहाँ पर जी। जो पीछे लेक्चर हो चुके हैं उन्हें भी रिवाइज करिए, और आप लोगों को हम लोग समय समय पर बताते रहेंगे कि पढ़ना कैसे है। पहले आप लोगों ने जो पिछली क्लास पढ़ी थी उसे आज रिवाइज करना, और फिर आज वाली क्लास में जो हमने चीजें समझाई है उसे भी रिवाइज करना। फिर आप लोग जैसे ही संडे आएगा तो संडे में 2 या 3 चैप्टर को एक साथ रिवाइज करना परीक्षा वाणी के, ताकि आपकी स्पीड खड़ी हो जाए चीजों को समाप्त करने की जी। तो आप लोग ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का भी, और पढ़ते रहिए। आगे आने वाले पेपर के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, जो हमारे से होगा हम लोग आपका पूरा सहयोग करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से, धन्यवाद।